यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 12/10/2022 का हल प्रश्न पत्र दिसंबर 2021 व जून 2022। विषय शिक्षा शास्त्र। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? विकल्प ए जॉर्ज पाई ने, विकल्प बी मैक्स वेबर, विकल्प सी ऑगस्ट काम्टे, विकल्प डी मैकाइवर। सही उत्तर है विकल्प सी ऑगस्ट काम्टे। उत्तर की व्याख्या। समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र की नींव रखी थी, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का पिता भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 2। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है? विकल्प ए अचेतन भौतिक वस्तु एंटिटी, विकल्प बी अर्धचेतन भौतिक वस्तु, विकल्प सी चेतन भौतिक वस्तु, विकल्प डी चेतना यानी कॉन्शियसनेस अथवा बुद्धि यानी चैतन्य। सही उत्तर है विकल्प ए अचेतन भौतिक वस्तु एंटिटी। उत्तर की व्याख्या। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि अचेतन भौतिक वस्तु है, अर्थात सांख्य में मस्तिष्क को एक ऐसे यंत्र के रूप में देखा जाता है जो वैयक्तिक पुरुष और प्रकृति की दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। इसे 3 गुणों सत्व यानी चेतना, रजस यानी गतिविधि और तमस यानी स्थिरता से बना हुआ बताया गया है। प्रश्न संख्या 3। दुख से निवृत्त होने की स्थिति तक पहुंचने के संदर्भ में जैसा कि बुद्ध द्वारा अनुशासित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 8 चरणों अथवा नियमों, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, में नहीं है? विकल्प ए सही आचरण, विकल्प बी सही प्रयास, विकल्प सी सही ज्ञान, विकल्प डी सही भाषा या बोली। सही उत्तर है विकल्प सी सही ज्ञान। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताई गई शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? विकल्प ए शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन, विकल्प बी शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण, विकल्प सी श्रम का सम्मान, विकल्प डी रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना। सही उत्तर है विकल्प बी शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण। उत्तर की व्याख्या। गांधी जी मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा को प्रतिपादित किया, जो एक शिल्प केंद्रित शिक्षा है, जो उद्देश्यपूर्ण, सृजनात्मक और सामाजिक रूप से उपयोगी शिक्षा प्रदान करती है और बच्चों में सहयोग, एकता और समूह जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। अतः शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 5। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है? विकल्प ए पाउलो फ्रेire द्वारा, विकल्प बी इवान इलिच द्वारा, विकल्प सी J.F. हर्बर्ट द्वारा, विकल्प डी जॉन पेस्टोलॉजी द्वारा। सही उत्तर है विकल्प ए पाउलो फ्रेire द्वारा। उत्तर की व्याख्या। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा पाउलो फ्रेयर द्वारा दी गई है। इनके द्वारा शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा एक शिक्षण शैली के लिए बनाई गई एक लक्षणा है, जिसमें शिक्षक छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को जमा करते हैं, जैसे कि वे पिगी बैंक गुल्लक हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? विकल्प ए भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। विकल्प बी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। विकल्प सी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। विकल्प डी भारतीय दर्शन सत्य की खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। प्रश्न संख्या 7। अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बना। विकल्प ए वास्तविकतावाद के लिए,
विकल्प बी आदर्शवाद के लिए, विकल्प सी प्रकृतिवाद के लिए, विकल्प डी अस्तित्ववाद के लिए। सही उत्तर है विकल्प ए वास्तविकतावाद के लिए। उत्तर की व्याख्या। अरस्तू का उपदेश वास्तविकतावाद के लिए दार्शनिक आधार बना है। इनकी शिक्षाओं में नैतिकता, राजनीति, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र और जीव विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अरस्तु सभी वस्तुओं में अधिकता और कमी के बीच एक सुनहरा अर्थ खोजने में विश्वास रखते थे और उनके नैतिक सिद्धांत ने सद्गुणों की अवधारणा और एक पूर्ण जीवन जीने में व्यवहारिक ज्ञान के महत्व पर बल दिया है। तत्वमीमांसा में उन्होंने कहा कि वास्तविकता पदार्थ और रूप से बनी है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य खुशी और बौद्धिक समझ प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 8। अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है? विकल्प ए भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि विनियामक यानी रेगुलेटरी परिप्रेक्ष्य, विकल्प बी भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक यानी रेगुलेटरी परिप्रेक्ष्य, विकल्प सी भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य, विकल्प डी भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि स्थिति यानी स्टेटस एवं गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य। सही उत्तर है विकल्प बी भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक यानी रेगुलेटरी परिप्रेक्ष्य। उत्तर की व्याख्या। अध्यापक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सटीक शीर्षक भारत में अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य है। अतः उत्तर भारत में अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को एनसीटीई, एआईसीटीई, यूजीसी और अन्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए? विकल्प ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, विकल्प बी यशपाल समिति, विकल्प सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प डी कोठारी शिक्षा आयोग। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था जिसे संभावित नीतियों पर विचार करने का आरोप लगाया गया था जो ज्ञान गहन सेवा क्षेत्रों में भारत के तुलनात्मक लाभ को तेज कर सकते हैं। इसका गठन 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का रूप नहीं है? विकल्प ए फॉर्मूला बजटिंग, विकल्प बी कार्यक्रम बजटिंग, विकल्प सी कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस बजटिंग, विकल्प डी योजनाबद्ध बजटिंग। सही उत्तर है विकल्प डी योजनाबद्ध बजटिंग। प्रश्न संख्या 11। किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत यानी क्रीड या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? विकल्प ए अनुच्छेद 16, विकल्प बी अनुच्छेद 29, विकल्प सी अनुच्छेद 30, विकल्प डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 29। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 29 का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29(1) ये भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 12। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है। विकल्प ए मुक्त शिक्षा, विकल्प बी औपचारिक शिक्षा, विकल्प सी अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा, विकल्प डी संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। सही उत्तर है विकल्प डी संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। उत्तर की व्याख्या। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है।
ये स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है। ये शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती है। बालक इसे अपने परिवार के अंदर और आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसे खुले वातावरण में, सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 13। बेंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में माना जाता है। विकल्प ए व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। विकल्प बी कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। विकल्प सी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। विकल्प डी संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। सही उत्तर है विकल्प सी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। उत्तर की व्याख्या। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद के बीच सेतु माना जाता है। बेंडूरा का सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकता से तत्वों को संश्लेषित करता है और इस विचार को शामिल करता है कि सीखना अन्य लोगों के व्यवहार को देखने और प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग के माध्यम से हो सकता है। प्रश्न संख्या 14। प्रक्षेपीय तकनीक उपयोग में लाई जाती है। विकल्प ए अभिरुचि के मापन हेतु। विकल्प बी शैक्षणिक उपलब्धता के मापन हेतु। विकल्प सी बौद्धिक क्षमता के मापन हेतु। विकल्प डी व्यक्तित्व के मापन हेतु। सही उत्तर है विकल्प डी व्यक्तित्व के मापन हेतु। उत्तर की व्याख्या। प्रक्षेपीय तकनीकी व्यक्तित्व के मापन हेतु उपयोग में लाई जाती है। प्रक्षेपी तकनीक एक प्रकार की व्यक्तित्व मूल्यांकन पद्धति है जो व्यक्तियों के अचेतन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को उजागर करने के लिए अस्पष्ट उत्तेजनाओं का उपयोग करती है, जैसे स्याही धब्बे, चित्र या कहानियां। प्रश्न संख्या 15। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? विकल्प ए सेडलर। विकल्प बी वाटसन। विकल्प सी जेम्स। विकल्प डी वुंट। सही उत्तर है विकल्प बी वाटसन। उत्तर की व्याख्या। वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में आत्मनिरीक्षणवाद को अविश्वसनीय और अशक्त और पुनर्परिभाषित मनोविज्ञान दोनों के रूप में अस्वीकृत कर दिया था। वाटसन चेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि रखते थे और मस्तिष्क के घटकों या निर्माण खंडों का विश्लेषण करना चाहते थे। अतः जॉन वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को अस्वीकार कर दिया। प्रश्न संख्या 16। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक समेकित यानी कंपोजिट संस्था है? विकल्प ए एक संस्था जो एकमात्र अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो। विकल्प बी एक संस्था जो एकमात्र स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो। विकल्प सी एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो। विकल्प डी एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही हो। सही उत्तर है विकल्प सी एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो वो संस्था एक समेकित संस्था है, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की संख्या 73 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है। प्रश्न संख्या 17। शिक्षा स्नातकोत्तर यानी M.Ed कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनिमय यानी रेगुलेशन द्वारा NCTE ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है? विकल्प ए वर्ष 2014 के।
विकल्प बी वर्ष 2013 के, विकल्प सी वर्ष 2012 के, विकल्प डी वर्ष 2015 के। सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2014 के। पृष्ठ संख्या 174। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। विकल्प ए 17 अगस्त 1992 को, विकल्प बी 17 अगस्त 1994 को, विकल्प सी 17 अगस्त 1995 को, विकल्प डी 17 अगस्त 1996 को। सही उत्तर है विकल्प सी 17 अगस्त 1995 को। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE एक विनियामक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आई, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1973 से अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय संस्थान क्रमशः भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? विकल्प ए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन को, विकल्प बी कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन को, विकल्प सी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, विकल्प डी राज्य के अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों को। सही उत्तर है विकल्प सी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट संस्था को प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अर्थात ये एक शैक्षणिक संस्थान है जो किसी विशेष जिले में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के मुख्य कार्य हैं। विकल्प ए 4 वर्ष की अवधि का समेकित यानी इंटीग्रेटेड अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का डिजाइन एवं विकास, विकल्प बी शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की संहिता तैयार करना, विकल्प सी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का विकास, विकल्प डी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन यानी एक्रीडेशन एवं उनकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग। सही उत्तर है विकल्प सी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का विकास। उत्तर की व्याख्या। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये मई 1998 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ये पाठ्यक्रम के विकास के रूप में शिक्षा निदेशालय और MCD, NDMC और छावनी बोर्ड के शिक्षा विभागों को शैक्षणिक संसाधन सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, व्यवहार में वृद्धि, ज्ञान का अनुप्रयोग और शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि करना है। अतः SCERT के मुख्य कार्य पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के विकास हैं। प्रश्न संख्या 21। विषय यानी डिसिप्लिन आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः विकल्प ए शिक्षार्थी केंद्रित है, विकल्प बी अध्यापक केंद्रित है, विकल्प सी विषय केंद्रित है, विकल्प डी सामाजिक पुनर्निर्माण यानी सोशल रिकंस्ट्रक्शन केंद्रित है। सही उत्तर है विकल्प सी विषय केंद्रित है। उत्तर की व्याख्या। विषय आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः विषय केंद्रित है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है, अर्थात इसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है।
इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ। इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप देने की व्यवस्था होती है। इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी जाती हैं, जिनसे बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर बल दिया जाता है, अतः इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं? विकल्प A संदर्भ में, विकल्प B इनपुट में, विकल्प C प्रक्रिया में, विकल्प D उत्पाद में। सही उत्तर है विकल्प B इनपुट में। प्रश्न संख्या 23, भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप यानी NCFTE 2009 तैयार किया गया था। विकल्प A भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति द्वारा, विकल्प B राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आयोग द्वारा, विकल्प C राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा, विकल्प D राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। सही उत्तर है विकल्प D राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। उत्तर की व्याख्या। भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2009 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तैयार किया गया था। इस परिषद की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा 1973 में की गई, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के माध्यम से 2009 में अध्यापक शिक्षा को आधुनिकीकरण, प्रासंगिकता और व्यवसायीकरण की दिशा में फिर से जीवंत करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख, विकल्प A अध्यक्ष होता है, विकल्प B निदेशक होता है, विकल्प C समन्वयक होता है, विकल्प D सचिव होता है। सही उत्तर है विकल्प A अध्यक्ष होता है। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष NCTE के समग्र कामकाज की देखरेख करने और ये सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि इसके जनादेश और उद्देश्यों को पूरा किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी न्यायदर्श के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प A स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक न्यायदर्श तकनीक, विकल्प B उद्देश्यात्मक न्यायदर्श तकनीक, विकल्प C आकस्मिक न्यायदर्श तकनीक, विकल्प D कोटा न्यायदर्श तकनीक। सही उत्तर है विकल्प A स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक न्यायदर्श तकनीक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? विकल्प A साहिल पारगमित यानी ट्रांजिशनल विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है, विकल्प B रेखा पारगमन के संबंध में माता पिता और उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है, विकल्प C समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों से सफल पारगमन वालों की प्रतिशतता को देखता है, विकल्प D रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्षों को संपूरक करती है। सही उत्तर है विकल्प D रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्षों को संपूरक करती है। प्रश्न संख्या 27, किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत या सोर्स। विकल्प A हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधानों हेतु गौण स्रोत ही होगा,
विकल्प बी हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधानों हेतु प्राथमिक शोध ही होगा। विकल्प सी अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक शोध हो सकता है। विकल्प डी अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में शोध के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प सी अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक शोध हो सकता है। उत्तर की व्याख्या। किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण शोध अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक शोध हो सकता है। अर्थात प्राथमिक शोध ये इतिहास के प्रमाण हैं। ये प्रतिभागियों या पर्यवेक्षकों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं के समय या घटनाओं के बाद भी बनाए गए मूल रिकॉर्ड हैं, जैसे कि संस्मरण और मौखिक इतिहास में होता है। प्राथमिक संसाधनों को किसी भी घटना या घटनाओं की श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े के स्रोतों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 28। परीक्षा या पुनर्परीक्षा अर्ध विभाजित समानार्थी या समानांतर रूप और युक्तिसंगत समानता की पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं। विकल्प ए एक परीक्षण की वैधता के मापन हेतु। विकल्प बी एक परीक्षण की व्यवहार्यता या उपयोगिता के मापन हेतु। विकल्प सी एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु। विकल्प डी एक परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता के मापन हेतु। सही उत्तर है विकल्प सी एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु। उत्तर की व्याख्या। परीक्षण, पुनर्परीक्षण, अर्ध विभाजित समानार्थी या समानांतर रूप और युक्तिसंगत समानता की पद्धतियां एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु प्रयुक्त होती हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थितियों में जितनी बार हल करने के लिए दिया जाता है तो उतने ही बार उस व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने कि उसे पहली बार प्राप्त हुए थे। फलांकों की ये समानता जितनी अधिक होती है उतनी ही उस परीक्षण में विश्वसनीयता भी अधिक होगी और ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण यानी रिलायबल टेस्ट कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों टर्म्स का प्रतिपादन किया? विकल्प ए माइकल सेडलर। विकल्प बी माइकल श्रीवन। विकल्प सी नट। विकल्प डी अल्केन हावर्ड। सही उत्तर है विकल्प बी माइकल श्रीवन। उत्तर की व्याख्या। माइकल स्क्रीवेन ने रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन शब्दों का टर्म्स का प्रतिपादन किया। इन्होंने 1967 में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की शर्तों को गढ़ा और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के लक्ष्यों और जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है दोनों के संदर्भ में उनके अंतर पर जोर दिया। प्रश्न संख्या 30। पोर्टफोलियो विकास मूलतः है एक। विकल्प ए स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया। विकल्प बी स्थिर प्रक्रिया। विकल्प सी गतिशील प्रक्रिया। विकल्प डी अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया। सही उत्तर है विकल्प सी गतिशील प्रक्रिया। उत्तर की व्याख्या। पोर्टफोलियो विकास एक विशेष विषय या कौशल में अपने सीखने और विकास को प्रदर्शित करने के लिए एक छात्र के काम को समय के साथ एकत्र करने और प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अतः पोर्टफोलियो विकास मूलतः एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 31। शिक्षा वाणी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत की गई है। विकल्प ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। विकल्प बी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। विकल्प सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। विकल्प डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। सही उत्तर है विकल्प डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। उत्तर की व्याख्या। शिक्षा वाणी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई है।
अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई शिक्षा वाणी नाम से एक ऐप तैयार किया है, जिसमें बोर्ड ऑडियो क्लिप के माध्यम से तमाम सूचनाएं व जानकारी प्रदान करेगा। सीबीएसई ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वो इस ऐप का उपयोग करें। इस ऐप के माध्यम से बोर्ड की गतिविधियों को समय समय पर ऑडियो क्लिप के जरिए जाना जा सकेगा। प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान स्थित है? विकल्प ए मुंबई में, विकल्प बी हैदराबाद में, विकल्प सी नई दिल्ली में, विकल्प डी चेन्नई में। सही उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली में। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कि शोध, प्रशिक्षण और नीति विश्लेषण के माध्यम से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है। प्रश्न संख्या 33। निशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? विकल्प ए 1992 में, विकल्प बी 1995 में, विकल्प सी 1998 में, विकल्प डी 2006 में। सही उत्तर है विकल्प बी 1995 में। उत्तर की व्याख्या। निशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 वर्ष 1995 में लागू किया गया था। ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1994 को पारित किया गया था और 7 फरवरी 1995 को लागू हुआ। प्रश्न संख्या 34। स्वास्थ्य एवं निशक्तता संबंधित क्षेत्रों यानी डोमेन्स के वर्गीकरण का आईसीएफ प्रारूप दिया गया है। विकल्प ए यूनिसेफ द्वारा, विकल्प बी यूएनसीआरपीडी द्वारा, विकल्प सी डब्ल्यूएचओ द्वारा, विकल्प डी यूनेस्को द्वारा। सही उत्तर है विकल्प सी डब्ल्यूएचओ द्वारा। उत्तर की व्याख्या। स्वास्थ्य एवं निशक्तता संबंधित क्षेत्रों यानी डोमेन्स के वर्गीकरण का आईसीएफ प्रारूप डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया है। आईसीएफ प्रारूप में शारीरिक, संवेदी, भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरणीय और व्यक्तिगत कारकों सहित कार्य के व्यापक पहलुओं को शामिल किया गया है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35। यूएनसीआरपीडी शब्द संबंधित है। विकल्प ए दिव्यांग व्यक्तियों के व्यवस्थापन हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, विकल्प बी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फेडरेशन से, विकल्प सी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, विकल्प डी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समागम यानी कॉन्क्लेव से। सही उत्तर है विकल्प सी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कन्वेंशन से। पृष्ठ संख्या 175। प्रश्न संख्या 36। भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तों और मानकों के निर्धारण की वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी संस्था है। विकल्प ए भारतीय पुनर्वास केंद्र, विकल्प बी भारतीय पुनर्वास परिषद, विकल्प सी राष्ट्रीय पुनर्वास शिक्षा परिषद, विकल्प डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय पुनर्वास परिषद। उत्तर की व्याख्या। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, विनियमन और निगरानी करना है। इसके अतिरिक्त आरसीआई केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी सीआरआर को बनाए रखने और इस डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। परिषद उसे आवंटित पेशेवरों और कर्मियों की 16 श्रेणियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को भी निर्धारित करती है। प्रश्न संख्या 37। एक शिक्षक आइस क्यूब को आइस कोन में बदलने का उदाहरण देते हुए परिवर्तन के मॉडल के बारे में व्याख्या करता है। शिक्षक बता रहा है,
विकल्प ए कोट लेविन के मॉडल के बारे में, विकल्प बी कार्टस मॉडल के बारे में, विकल्प सी कुबलर-रोस मॉडल के बारे में, विकल्प डी जेफ यात के मॉडल के बारे में। सही उत्तर है विकल्प ए कोट लेविन के मॉडल के बारे में। प्रश्न संख्या 38। मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में आचार यानी एथिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। विकल्प ए ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा, विकल्प बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, विकल्प सी क्रिएटिव कॉमन्स द्वारा, विकल्प डी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कॉमन्स द्वारा। सही उत्तर है विकल्प ए ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा। उत्तर की व्याख्या। ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन यानी BERA यूनाइटेड किंगडम में शैक्षिक शोधकर्ताओं के लिए एक पेशेवर संगठन है। BERA की स्थापना 1967 में हुई थी और ये शैक्षिक अनुसंधान में अग्रणी संगठनों में से एक बन गया है, जो अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता की एक विस्तृत श्रृंखला के शोधकर्ताओं के एक विविध समुदाय को एक साथ लाता है। BERA ये सुनिश्चित करता है कि नैतिक सिद्धांत मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग का मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है? विकल्प ए SDG 3, विकल्प बी SDG 4, विकल्प सी SDG 5, विकल्प डी SDG 6। सही उत्तर है विकल्प बी SDG 4। उत्तर की व्याख्या। SDG 4 या सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है और सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। SDG 4 का पूरा शीर्षक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 40। शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन था? विकल्प ए मॉरिसन, विकल्प बी हंट, विकल्प सी हर्बर्ट, विकल्प डी रॉबर्ट ग्लेसर। सही उत्तर है विकल्प ए मॉरिसन। उत्तर की व्याख्या। शिक्षण का समझ स्तर H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये स्तर विषय के अर्थ को समझने पर केंद्रित है। इसमें जटिल विषयों को चरणों के तार्किक क्रम में तोड़ना शामिल है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा यह से समावेशी शिक्षा का या के सिद्धांत नहीं है? ए पृथक्कृत यानी सेग्रीगेटेड शिक्षा, बी शून्य अस्वीकरण यानी जीरो रिजेक्शन, सी विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी व्यावसायिक सहयोग यानी प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल बी, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए। प्रश्न संख्या 42। दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपवर्तव्य यानी रिफ्रैक्टिव विकारों के प्रकार हैं। एक निकट दृष्टिता यानी मायोपिया, बी मंद दृष्टिता यानी एम्ब्लायोपिया, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि विषेम्यता यानी एस्टिग्मेटिज्म, ई भेंगापन यानी स्ट्रैबिस्मस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी, विकल्प बी केवल बी सी और ई, विकल्प सी केवल बी और ई, विकल्प डी केवल ए सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए सी और डी। उत्तर की व्याख्या। अपवर्तक दोष एक बहुत ही सामान्य नेत्र विकार है। ये तब होता है जब आंख बाह्य दुनिया की छवियों को स्पष्ट रूप से केंद्रित नहीं कर पाती है। अपवर्तक दोषों का परिणाम धुंधली दृष्टि है। अपवर्तक दोषों के
निम्नलिखित 4 सामान्य प्रकार हैं। 1. निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टिता के कारण दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। 2. दूर दृष्टि दोष, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। 3. दृष्टि वैषम्यता दोष, दूर और पास की वस्तुओं को धुंधला या विकृत बना सकता है। 4. जरा दूर दृष्टि दोष, मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों के लिए वस्तुओं को पास से देखना कठिन बना देता है। सही विकल्प ए, सी और डी हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रभावी संवाद या संप्रेषण में अवरोधों को पहचानें। ए. शोर, बी. नकारात्मक दृष्टिकोण, सी. अस्पष्ट लेखाचित्र, डी. अपभाषा, ई. सकारात्मक व्यवहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी, विकल्प बी केवल बी, सी और ई, विकल्प सी केवल बी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 44। स्वयं से तात्पर्य है। ए. स्टडी वेबसाइट फॉर ऑटोमेटेड यंग एक्टिव माइंड्स, बी. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, सी. स्टडी वेबसाइट फॉर एक्चुअल लर्निंग, डी. स्टडी वेब्स फॉर एक्शन लर्निंग ऑफ अटेंटिव माइंड्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल बी, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी। उत्तर की व्याख्या। स्वयं से तात्पर्य है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार की एक पहल, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 45। प्रोग्राम अधिगम आधारित है। ए. आश्रित यानी कंडीशन्ड अधिगम सिद्धांत पर, बी. संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर, सी. गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर, डी. ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल बी, विकल्प डी केवल डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल डी। उत्तर की व्याख्या। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर की खोज है। इस अनुबंधन की मूल धारणा है कि सीखने वाले की क्रिया का पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट हो जाता है। ये स्थिति किसी वातावरण में क्रियाशील यानी सक्रियता होने पर होती है, अतः इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है और ये एक मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 46। संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल माहौल। ए. किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है, बी. किसी व्यक्ति या कर्मचारी की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सी. किसी व्यक्ति या कर्मचारी की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है, डी. किसी व्यक्ति या कर्मचारी की कार्यदक्षता को प्रभावित करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, सी और डी, विकल्प डी केवल ए और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए, सी और डी। उत्तर की व्याख्या। संगठनात्मक वातावरण कर्मचारियों की सामान्य धारणाओं, दृष्टिकोणों और उनके संगठन के बारे में मूल्यों को संदर्भित करता है। ये एक संगठन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण को समाहित करता है और इसके उद्देश्यों के सामूहिक दृष्टिकोण, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है। संगठनात्मक वातावरण विभिन्न कारकों जैसे नेतृत्व शैली, संप्रेषण प्रतिरूप, संगठनात्मक संस्कृति, कर्मचारी की संलिप्तता, कार्य यानी जॉब संतुष्टि और भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है।
एक संगठन का वातावरण कर्मचारियों के मनोबल, प्रेरणा, उत्पादकता और समग्र कार्य संतुष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अतः संगठनों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपने वातावरण को समझें और उसकी निगरानी करें और जहां आवश्यक हो उसमें सुधार के लिए कदम उठाएं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा या से वैकल्पिक आकलन यानी असेसमेंट के उदाहरण हैं? ए. प्रतिक्रिया जर्नल्स, बी. पोर्टफोलियो, सी. सत्रांत विशिष्ट यानी टिपिकल परीक्षा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल ए और बी, विकल्प सी केवल बी, विकल्प डी केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी। उत्तर की व्याख्या। वैकल्पिक मूल्यांकन से तात्पर्य छात्र के सीखने और प्रदर्शन के मूल्यांकन के तरीकों से है, जो पारंपरिक मानकीकृत परीक्षणों से परे हैं। वैकल्पिक आकलन का उद्देश्य छात्र के ज्ञान और कौशल की अधिक व्यापक और सटीक तस्वीर प्रदान करना और सीखने के परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करना है। वैकल्पिक आकलनों में शामिल हैं पोर्टफोलियो, छात्रों के काम का संग्रह जो समय के साथ विशिष्ट सीखने के लक्ष्यों की प्रगति और महारत को प्रदर्शित करता है। रिस्पॉन्स जर्नल, इसका उपयोग किसी विशेष अनुभव, घटना या साहित्य के लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का दस्तावेज और प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया पत्रिका का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके विचारों और भावनाओं को संसाधित करने में मदद करना है, स्वयं और उनके अनुभवों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और उनकी महत्वपूर्ण सोच और आत्म प्रतिबिंब कौशल में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 48, एंड्रोगॉजी में ए. वयस्कों का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर है, बी. शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं, सी. अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या, किस प्रकार से और कब किस चीज को सीखा जाना है, डी. प्रेरणा आत्मसम्मान, विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, सी और डी, विकल्प बी केवल ए, बी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और सी, विकल्प डी केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए, बी और डी। पृष्ठ संख्या 176। प्रश्न संख्या 49, अध्यापन शास्त्र यानी पेडागॉजी। ए. अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है, बी. में अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है, सी. में कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है, डी. में वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन अध्यापन शास्त्र कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। 2. इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है। 3. अध्यापन शास्त्र के अंतर्गत कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है। प्रश्न संख्या 50, दक्षता आधारित आकलन यानी असेसमेंट। ए. पाठ्यक्रम की समाप्ति या पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी. को आकलन किए जाने वाले भागों या पहलुओं को अपने कार्यक्षेत्र यानी स्कोप में लेना चाहिए। सी. में विभिन्न उपकरणों या उपागमों के इस्तेमाल के संदर्भ में
लचीलेपन की मांग नहीं करता। डी, सही और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल ए, बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल ए, बी और डी। प्रश्न संख्या 51। मानक त्रुटि मध्यमान यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। ए की वैल्यू व्यक्तिगत स्कोरों के मानक विचलन के मुकाबले अधिक होती है। बी, सैंपल आकार की बढ़ोतरी के साथ घटता है। सी, विषम विजातीय समूह से लिए गए न्यायदर्श के लिए ये कम होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल बी, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल ए और सी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल बी। उत्तर की व्याख्या। किसी सांख्यिकीय नमूने के मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को उसका मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। यदि माध्य से विचलनों के वर्ग का औसत निकाला जाए तो उसे माध्य की मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कहा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि माध्य की मानक त्रुटि का मान नमूना आकार n में वृद्धि के साथ घटता है। इसे आसानी से समझाया जा सकता है क्योंकि यदि हम कई डेटा प्रविष्टियों वाले प्रत्येक चरण में नमूने की गणना करते हैं तो किसी एक मान में एक छोटा सा बदलाव माध्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 52। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप यानी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का विशेष बल है। ए, ज्ञान के प्रयोग पर, बी, छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, सी, किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने पर, डी, किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव या परिवर्तन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल बी, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल ए और सी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए और बी। प्रश्न संख्या 53। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। ए, पूर्व विद्यालयी शिक्षा में डिप्लोमा, बी, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सी, कला शिक्षा में डिप्लोमा, डी, शारीरिक शिक्षा में परास्नातक, ई, शिक्षा में कला स्नातकोत्तर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल डी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 54। सीखना यानी लर्निंग। ए, से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है। बी, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सी, से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। डी, से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल ए, बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। सीखने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है शिक्षा और प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार दृष्टिकोण में परिवर्तन। ये ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण से पूरा होता है जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अर्थात सीखना से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है।
सीखना अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सीखना से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 55। जुंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। ए. सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर के अनुसार। बी. शरीर की बनावट यानी बॉडी बिल्ड के अनुसार। सी. ऊर्जा के स्तर यानी एनर्जी लेवल के अनुसार। डी. मनोदशा यानी मूड के अनुसार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल बी, विकल्प सी केवल सी, विकल्प डी केवल डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए। उत्तर की व्याख्या। जुंग ने सभी मनुष्यों को उनके सामाजिक व्यवहार, सहभागिता और सामाजिक गतिविधियों में रुचि के अनुसार दो विभिन्न प्रकारों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है। अंतर्मुखी ये लोग अपने आप में पीछे हट जाते हैं। प्रायः जब वे संवेगात्मक अशांति का सामना करते हैं, ये शर्मीले स्वभाव के एकाकी प्रेमी व्यक्ति होते हैं। ये प्रायः दूसरों की संगति से बचते हैं। बहिर्मुखी ये लोग सामाजिक परिस्थितियों का बहुत कुशलता से सामना करते हैं। ये पारंपरिक, सामाजिक और मैत्रीपूर्ण हैं। ये चिंताओं से मुक्त होते हैं और जीवन की समस्याओं को बहुत हल्के में लेते हैं। प्रश्न संख्या 56। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ बिंदु टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। ए. 21वीं शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना। बी. विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। सी. पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ज्ञान उपयोग को बढ़ावा देना। डी. बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल ए, बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई। इस आयोग को विचार विमर्श हेतु दिए गए विषय निम्नवत प्रकार थे। 1. 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना एवं ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। 2. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। 3. बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रबंध में सुधार लाना। 4. कृषि तथा उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना। 5. नागरिकों के लिए एक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह संवाद प्रदाता बनाने के लिए सरकार की ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना एवं सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 57। समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए. उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी। बी. केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी. केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी. ए और बी दोनों सही हैं। ई. बी और सी दोनों सही हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल बी, विकल्प सी केवल डी, विकल्प डी केवल ई। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए। उत्तर की व्याख्या। समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य जाति, धर्म, वर्ण, लिंग तथा नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को राज्य द्वारा समान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अर्थात शैक्षिक अवसर की समानता से तात्पर्य
समाज के प्रत्येक सदस्य को लिंग, जाति, धर्म, स्थान तथा भाषा आदि की भिन्नता होते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने की अपनी योग्यता के आधार पर समान अवसर प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय समाज के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 58। वैयक्तिक शैक्षिक योजना यानी IEP आपके मतानुसार क्या है? A. विद्यार्थी हेतु पुनर्वास एवं करियर योजना। B. परिवार सहायता योजना। C. विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता एवं सेवाओं का कथन। D. दिव्यांग विद्यार्थी हेतु घर से विद्यालय तक का पारगमन यानी ट्रांजिशन कथन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल A, विकल्प B केवल A और B, विकल्प C केवल C, विकल्प D केवल C और D। सही उत्तर है विकल्प C केवल C। उत्तर की व्याख्या। वैयक्तिक शैक्षिक योजना हमारे मतानुसार विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता एवं सेवाओं का कथन है, अर्थात व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम ऐसे निर्देशों या सेवाओं का एक विस्तृत विवरण होता है जिसकी विकलांग छात्रों को उचित शिक्षा पाने के लिए जरूरत होती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या IEP एक दस्तावेज होता है जो बताता है कि किसी बच्चे को किस तरह की विशेष खास शिक्षा सेवा मिलेगी। पृष्ठ संख्या 177। प्रश्न संख्या 59। NISTHA यानी निष्ठा। A. प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। B. अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। C. एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। D. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल A और B, विकल्प B केवल B और D, विकल्प C केवल A और C, विकल्प D केवल A और D। सही उत्तर है विकल्प C केवल A और C। उत्तर की व्याख्या। निष्ठा का अर्थ स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। प्रश्न संख्या 60। ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? A. ये मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। B. ये मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है। C. ये मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। D. ये छात्रों की असाइनमेंट से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल D, विकल्प B केवल A, विकल्प C केवल B और C, विकल्प D केवल B। सही उत्तर है विकल्प A केवल D। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन सा मूकस का प्लेटफॉर्म नहीं है? A. कोसेरा, B. EDX, C. फ्यूचर लर्न, D. MIT E स्वयं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल D, विकल्प B केवल A, विकल्प C केवल B और C, विकल्प D केवल B। सही उत्तर है विकल्प A केवल D। प्रश्न संख्या 62। डिक और कैरी के अनुदेशनात्मक डिजाइन मॉडल का प्रथम एवं द्वितीय चरण है। A. अनुदेशनात्मक योजना यानी स्ट्रेटेजी का विकास। B. अनुदेशनात्मक या अधिगम लक्ष्य। C. अनुदेशनात्मक विश्लेषण।
डी निष्पादन या परफॉर्मेंस उद्देश्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और डी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी और सी। उत्तर की व्याख्या। डिक और कैरी के अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल के प्रथम एवं द्वितीय चरण निम्नलिखित हैं। प्रथम चरण अनुदेशनात्मक या अधिगम लक्ष्यों की पहचान करने के लिए आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। निर्देशात्मक सामग्री के डिजाइन और विकास के लिए एक व्यवस्थित और व्यापक उपागम है। इसमें चरणों का एक समूह होता है जो प्रभावी शिक्षार्थी केंद्रित निर्देशात्मक सामग्री बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशात्मक सामग्री का मार्गदर्शन करता है। द्वितीय चरण अनुदेशात्मक विश्लेषण में सामग्री बनाने के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करें, जिसमें विषय वस्तु के लिए विनिर्देश, निर्देशात्मक रणनीतियां और मूल्यांकन विधियां शामिल हों। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से जुड़ा हुआ है? ए अध्यापक शिक्षा में आधार कोर्स, बी कौशल विकास कार्यक्रम, सी विशिष्ट विषयों पर अध्यापन या पेडागॉजी कोर्स, डी आरंभिक मीटिंग या इंडक्शन मीटिंग, ई दक्षता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी और डी, विकल्प सी केवल बी और ई, विकल्प डी केवल डी और ई। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी और ई। उत्तर की व्याख्या। सेवाकालीन शिक्षकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम उनके शिक्षण दक्षताओं में सुधार करने और उनके द्वारा अपने छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 64। डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रखरखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का सामाजिकरण, ई बच्चों की शादी करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 65। किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। ए इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर, बी राष्ट्र के विकास के चरण पर, सी इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर, डी इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए, बी और डी, विकल्प सी केवल सी और डी, विकल्प डी केवल डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र के जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्र के विकास के चरण पर आधारित होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर आधारित होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए पहुंच और सामर्थ्य पर आधारित होनी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक कौशल और व्यवहारिक अनुभव पर बल प्रदान करने पर आधारित होनी चाहिए। सृजनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक चिंतन के प्रोत्साहन पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी और अद्यतित औद्योगिक प्रथाओं के एकीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 66। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट
अक्षमताएं, ए श्रवण संबंधी दोषग्रस्तता, बी अस्थिपंजर संबंधी असामान्यता, सी नेत्र संबंधी दोषग्रस्तता, डी भाषा संबंधी दोषग्रस्तता। सूची सेकंड, सहायता सामग्री या उपकरण, 1 व्हाइट केन्स, 2 संप्रेषण बोर्ड, 3 श्रवण यंत्र, 4 व्हील चेयर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 67, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रम, ए दीक्षारंभ, बी जीवन कौशल, सी गुरु दक्षता, डी शैक्षिक अनुसंधान एवं नैतिकता के लिए संघ यानी कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। सूची सेकंड, अधिदेश, 1 शिक्षक विकास, 2 छात्रों के लिए अधिष्ठापन कार्यक्रम, 3 शिकारी भ्रामक संदिग्ध और निम्न मानक पत्रिकाओं में प्रकाशन को रोकना, 4 छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा देना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B4, C1, D3। पृष्ठ संख्या 178। प्रश्न संख्या 68, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, शिक्षा पर कार्यक्रम, ए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बी महिला समाख्या, सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, डी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। सूची सेकंड, महत्व का क्षेत्र या फोकस एरिया, 1 इस कार्यक्रम में महिलाओं के समूहों को अपने स्वयं के एजेंडा एवं आवश्यकताएं या वरीयताएं सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होती है। 2 इस कार्यक्रम में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए रिहायशी विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। 3 इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। 4 इस कार्यक्रम में देश की विविधता में एकता पर जश्न या खुशी मनाने पर बल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A1, B2, C3, D4। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 69, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, ए ब्लेंडेड अधिगम, बी ऑनलाइन अधिगम, सी विकी, डी ऑफलाइन अधिगम। सूची सेकंड, 1 छात्र वहां पढ़ता है जहां कंप्यूटर या स्मार्टफोन में इंटरनेट सुविधा मौजूद है। 2 छात्र कक्ष में पढ़ने के साथ साथ दूर बैठे भी ऑनलाइन अधिगम माध्यम से पढ़ सकता है। 3 छात्र कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के सामने पढ़ता है। 4 संदर्भ हेतु ये एक वेबसाइट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प A2, B1, C4, D3। प्रश्न संख्या 70,
सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए पाठ्यक्रम विकास का प्रदर्शनात्मक मॉडल, बी पाठ्यक्रम विकास का जमीनी मॉडल, सी पाठ्यक्रम विकास का प्रशासनिक मॉडल, डी पाठ्यक्रम विकास का हिल्डा टाबा मॉडल। सूची सेकंड एक ये प्रस्तावित करता है कि पाठ्यक्रम प्रशासन द्वारा विकसित किया जाना चाहिए और कक्षा कक्ष में अध्यापकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 2 इस मॉडल में टॉप डाउन उपागम का अनुसरण किया जाता है। 3 इस मॉडल में बॉटम अप उपागम का अनुसरण किया जाता है। 4 इस मॉडल का उपयोग छात्रों के सोचने के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 71 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी, सी चिन्ह यानी साइन अधिगम सिद्धांत, डी विशेषक या शील गुण सिद्धांत। सूची सेकंड विकासकर्ता 1 टॉलमैन, 2 ऑलपोर्ट, 3 लेविन, 4 फ्रायड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का समुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी आगे योगदान किया। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव की मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। क्षेत्र सिद्धांत लेविन सामान्य शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B = F ब्रैकेट P, E ब्रैकेट क्लोज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का प्रतिपादन उन्होंने पशुओं और मनुष्यों के प्रयोजनपूर्ण व्यवहार के आधार पर किया है। उनका विचार है कि सीखने के समय प्राणी के शरीर ग्रंथियों, मांसपेशियों तथा स्नायुओं में अनेक चिन्ह उभरते हैं तथा वो उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करता है। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत सीखने को ज्ञानात्मक मानचित्रण बनाना मानता है। विशेषक या शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में अनेक शील गुण होते हैं और इन शील गुणों का संगठन एक निश्चित प्रकार का होता है। व्यक्तियों में होता है, परंतु किसी व्यक्ति में इसकी मात्रा कम होती है और किसी में अधिक। इसी कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शील गुण के स्थान पर विमा या आयाम शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 72 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट राज्य के सिद्धांत, ए क्लासिकल उदारवादी सिद्धांत, बी मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत, सी राष्ट्रवादी सर्वसत्तात्मक सिद्धांत, डी प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। सूची सेकंड नाभिक क्षेत्र, 1 वैयक्तिकवाद और सामान्य लोक कल्याण पर बल, 2 राज्य की अधिपत्यता यानी सुपरमेसी पर बल, 3 राज्य की समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, 4 इस विचार का प्रचार प्रसार करता है कि राज्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला एवं व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है विकल्प D A1, B3, C2, D4। प्रश्न संख्या 73। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट दर्शन, A जैन दर्शन, B चारवाक दर्शन, C न्याय, D प्रभाकर। सूची सेकंड ज्ञान का स्रोत, 1 बोध यानी परसेप्शन ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। 2 बोध यानी परसेप्शन अनुमान यानी इन्फ्रेंस एवं प्रमाण यानी टेस्टिमनी ज्ञान के वैध स्रोत हैं। 3 बोध यानी परसेप्शन अनुमान यानी इन्फ्रेंस तुलना एवं प्रमाण यानी टेस्टिमनी ज्ञान के वैध स्रोत हैं। 4 बोध यानी परसेप्शन अनुमान इन्फ्रेंस तुलना प्रमाण यानी टेस्टिमनी एवं अभिधारणा यानी पॉस्टुलेशन ज्ञान के वैध स्रोत हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प D A2, B1, C3, D4। पृष्ठ संख्या 179। प्रश्न संख्या 74। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सिद्धांत या अवधारणा, A सिद्धांतों का विकास, B अध्ययन की स्थिति से परे निष्कर्षों का सामान्यीकरण किए बिना एक विशेष स्थिति में तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजना, C सिद्धांतों का अनुकूलन, D किसी भी परिकल्पना का प्रस्तावीकरण या परीक्षण नहीं किया जाता। सूची सेकंड विवरण, 1 आकलन या असेसमेंट अध्ययन, 2 व्यवहारिक या प्रायोगिक यानी अप्लाइड अध्ययन, 3 क्रियात्मक अनुसंधान, 4 बुनियादी शोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प B A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 75। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट A शैक्षिक निर्देशन, B व्यावसायिक निर्देशन, C वैयक्तिक निर्देशन, D परामर्श। सूची सेकंड 1 ये छात्रों को उन क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान देने में मदद करता है जिसे वे अपनाना चाहते हैं और कार्य के विभिन्न अवसरों के संबंध में उन्हें परिचित भी करवाता है। 2 ये पाठ्य या पाठ्यसहगामी कार्यकलापों का चयन करने में सहायता करता है, अध्ययन आदतें विकसित करने में सहायक है तथा छात्रवृत्तियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। 3 ये छात्रों को स्वास्थ्य, नैतिकता, आदर्शों, परस्पर संबंधों से संबंधित कुछ मुद्दों में सहायता करता है। 4 ये परामर्शार्थी की सहायता करने के उद्देश्य से आमने सामने का संबंध है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट विकल्प A2, B1, C4, D3। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प D A2, B1, C3, D4। प्रश्न संख्या 76। मापन के निम्नलिखित स्केलों को उच्च स्केल से
निम्न स्केल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. क्रम संख्यावाचक यानी ऑर्डिनल। 2. अनुपात यानी रेशियो। 3. नामिक यानी नॉमिनल। 4. अंतस्तर यानी इंटरवल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 2 4 3 1। सही उत्तर है विकल्प सी 2 4 1 3। उत्तर की व्याख्या। मापन का पैमाना उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें चरों या संख्याओं को परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है। स्टीवेंस ने निम्नलिखित 4 मापन स्तरों का उल्लेख किया है। 1. अनुपात स्तर। 2. अंतर स्तर। 3. क्रम संख्यावाचक स्तर। 4. नामिक स्तर। इसलिए उच्च पैमाने से निम्न पैमाने के अवरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम अनुपात स्तर ग्रेटर देन अंतर स्तर ग्रेटर देन क्रम संख्यावाचक स्तर ग्रेटर देन नामिक स्तर है। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. अरबिंदो घोष। 2. स्वामी विवेकानंद। 3. जे कृष्णमूर्ति। 4. रविंद्रनाथ टैगोर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 4 2 1 3। सही उत्तर है विकल्प डी 4 2 1 3। उत्तर की व्याख्या। भारतीय दार्शनिक उनके जन्म वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में जन्म। रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन मानवतावाद में उनके विश्वास और एक नई प्रकार की शिक्षा के लिए उनकी दृष्टि के आसपास केंद्रित था, जो रचनात्मकता और व्यक्तित्व को बढ़ावा देगा। स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा समग्र होनी चाहिए और इसका उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को विकसित करना है। अरबिंदो घोष 1872 में जन्म। अरबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी नेता थे। उनका शैक्षिक दर्शन भारत के भविष्य के लिए उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और दृष्टि में निहित था। जे कृष्णमूर्ति 1895 में जन्म। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक भारतीय दार्शनिक, वक्ता और लेखक थे। उनका शैक्षिक दर्शन आत्म जागरूकता की शक्ति में उनके विश्वास और एक नई प्रकार की शिक्षा के लिए उनकी दृष्टि में निहित था, जो महत्वपूर्ण सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के प्रकाशन के सही वर्ष का चयन कीजिए तथा उसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. 1972, 2. 1975, 3. 1987, 4. 2000, 5. 2005। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 4 5, विकल्प बी 2 4 5, विकल्प सी 2 3 5, विकल्प डी 3 4 5। सही उत्तर है विकल्प बी 2 4 5। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क्स के प्रकाशन के सही वर्ष का अनुक्रम निम्न प्रकार है। 1975 भारत में पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अधिगम के लिए अधिक बाल केंद्रित और अनुभवात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। 2000 समावेशी शिक्षा के महत्व और समानता और सामाजिक न्याय की समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए तीसरा एनसीएफ प्रस्तुत किया गया था। 2005
चौथे एनसीएफ को आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल के विकास पर ध्यान देने के साथ जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 79, शैक्षिक प्रबंधन के मूलभूत कार्य के रूप में योजना में कुछ उपागम या चरण शामिल हैं। इन्हें क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। 1. योजना परिसरों का विकास। 2. लक्ष्यों का निर्धारण। 3. विविध विकल्पों की रूपरेखा बनाना और अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। 4. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण और आवंटन। 5. ये सुनिश्चित करना कि सभी संबंधितों को योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 4 2 5 3, विकल्प बी 1 2 5 3 4, विकल्प सी 2 1 3 4 5, विकल्प सी 2 3 4 1 5। सही उत्तर है विकल्प सी 2 1 3 4 5। उत्तर की व्याख्या। शैक्षिक प्रबंधन के मूलभूत कार्य के रूप में योजना में कुछ उपागम या चरण शामिल हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। 1. लक्ष्यों का निर्धारण। शैक्षिक प्रबंधन के नियोजन में ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिन्हें एक निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त करना है। 2. नियोजन परिसरों का विकास। ये चरण उन आधारों को विकसित करने से संबंधित है जिन पर लक्ष्य और योजनाएं आधारित हैं। 3. विविध विकल्पों की रूपरेखा बनाना और अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। इस चरण में नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। 4. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण और आवंटन। इसका संबंध प्रत्येक क्षेत्र को आवश्यकता एवं आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के आवंटन से है। 5. यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधितों को योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। जो योजनाएं तय की जाती हैं उन्हें नियोजन की कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित सभी लोगों को सूचित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 80, वैयक्तिक शैक्षिक योजना के लिए नीचे दी गई आवश्यकताओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर का कथन। 2. विद्यार्थी की उपलब्धियों के आकलन यानी असेसमेंट का कथन। 3. विद्यार्थी के बारे में प्रारंभिक जानकारी का कथन। 4. बच्चे को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सामग्री, सेवाएं, संशोधन एवं सहायताओं यानी स्पोर्ट्स का कथन। 5. शैक्षिक एवं कार्यात्मक यानी फंक्शनल लक्ष्यों का कथन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 4 2 5 3, विकल्प बी 1 2 5 3 4, विकल्प सी 2 1 3 4 5, विकल्प डी 3 1 5 4 2। सही उत्तर है विकल्प बी 3 1 5 4 2। प्रश्न संख्या 81, पोर्टफोलियो विकास प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? 1. एकत्रीकरण यानी कलेक्शन। 2. दर्शाना यानी डिस्प्ले। 3. लघुकरण यानी रिडक्शन। 4. परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 1 4 3 2। सही उत्तर है विकल्प डी 1 4 3 2। उत्तर की व्याख्या। पोर्टफोलियो विकास की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। उद्देश्य की परिभाषा। पोर्टफोलियो के उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए कि इसे आपके बारे में क्या बताना चाहिए। कार्यों के एकत्रीकरण। कार्य का चयन एकत्रित करना चाहिए जो समय के साथ आपके कौशल, उपलब्धियों और विकास को प्रदर्शित करता है। परावर्तन। अपने कार्य का मूल्यांकन करें और अपनी उपलब्धियों,
चुनौतियों और सीखने के अनुभवों पर विचार करें। संगठन एक परिचय, विषय सूची और स्पष्ट श्रेणियों के साथ अपने काम को तार्किक और सार्थक तरीके से व्यवस्थित करें। डिजाइन एक डिजाइन और प्रारूप चुनें जो आपके काम को प्रदर्शित करता है और जो आपके उद्देश्य को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। प्रस्तुति अपने कौशल, उपलब्धियों और लक्ष्यों को उजागर करते हुए एक लिखित या मल्टीमीडिया प्रस्तुति तैयार करें। समीक्षा करना दूसरों से प्रतिक्रिया लें और अपने पोर्टफोलियो को संशोधित करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये आपके उद्देश्य और लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है। रखरखाव विकास और वृद्धि को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को अद्यतन करें। प्रश्न संख्या 82 निम्नलिखित समितियों और आयोगों को उनके स्थापना के क्रम में रखिए। 1. जस्टिस वर्मा समिति। 2. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। 3. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग। 4. माध्यमिक शिक्षा आयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 4 3 2 1। सही उत्तर है विकल्प डी 4 3 2 1। उत्तर की व्याख्या। निम्नलिखित समितियों और आयोगों की स्थापना का क्रम निम्न प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा आयोग। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसे चट्टोपाध्याय समिति के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने नए शिक्षक की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जो विद्यार्थियों से संवाद करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये 2005 में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था। इसका जनादेश भारत में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्रों के विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना था। आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक समूह शामिल था और इसकी अध्यक्षता सैम पित्रोदा ने की थी। जस्टिस वर्मा समिति। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2012 ने शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की एक रिपोर्ट गठित की जिसका शीर्षक था भारत में शिक्षक शिक्षा की दृष्टि, गुणवत्ता और नियामक परिप्रेक्ष्य, जिसे आमतौर पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ संख्या 180। प्रश्न संख्या 83 पियाजे द्वारा अनुशंसित संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। 1. गतिवाही अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। 2. पूर्व परिचालन अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। 3. मूर्त परिचालन अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 4. औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 1 3 2 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 3 2 4। उत्तर की व्याख्या। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम निम्नलिखित प्रकार है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, सामाजीकरण तथा आत्मकेंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यह अवस्था जन्म से 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में
बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णयन क्षमता विकसित होती है। लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था होती है। प्रश्न संख्या 84। पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित तथा कार्यान्वित करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। 1. तैयारी, 2. विकास, 3. साक्ष्य जुटाना, 4. कार्यान्वयन, 5. निगरानी या मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 2 3 4 5, विकल्प बी 3 1 2 4 5, विकल्प सी 1 3 2 4 5, विकल्प डी 1 2 3 5 4। सही उत्तर है विकल्प बी 3 1 2 4 5। प्रश्न संख्या 85। ढलगाड, क्रिस्टेंसन और कांजी 2002 द्वारा प्रस्तावित पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. गुणवत्ता नियंत्रण, 2. पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, 3. गुणवत्ता निरीक्षण, 4. गुणवत्ता आश्वासन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 4 2, विकल्प बी 3 1 4 2, विकल्प सी 2 4 1 3, विकल्प डी 1 2 3 4। सही उत्तर है विकल्प बी 3 1 4 2। उत्तर की व्याख्या। ढलगाड, क्रिस्टेंसन और कांजी 2002 द्वारा प्रस्तावित पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी TQM 4 चरणों में विकसित हुआ है। गुणवत्ता निरीक्षण, ये पहला चरण सबसे लंबा है, जिसका उद्देश्य संचालन और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। समस्याओं यानी क्या गलत हो रहा है को स्थापित करने की आवश्यकता है। उनकी सीमा, उनके कारण और उनका निदान करने के लिए विचार विकसित करना आवश्यक है। गुणवत्ता नियंत्रण, ये सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों या सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है कि वे वांछित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण में दोषों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण, निरीक्षण और विश्लेषण शामिल है कि वे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गुणवत्ता आश्वासन, ये उन प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को बनाने पर केंद्रित है जो ये सुनिश्चित करती है कि उत्पाद या सेवाएं वांछित गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं। पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समग्र उपागम है जिसमें संपूर्ण संगठन और उसके सभी हितधारक शामिल होते हैं। कुल गुणवत्ता प्रबंधन निरंतर सुधार और गुणवत्ता की संस्कृति के विकास पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 86। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, सभी शिक्षक संभावनाशील नेता हैं। वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं, चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से शिक्षक, नेता या आचार्य या उपकुलपति की हैसियत से। कथन 2, शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता यानी डाइवर्सिटी के प्रति जवाबदेही से है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 87। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बजाय इस बात पर ध्यान देने के लिए परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है,
दक्षता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों यानी आउटकम्स पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड्स, जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके, टू बी अप्लाइड। कथन सेकंड, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 88, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, रूबरिक्स का इस्तेमाल समकक्षी फीडबैक के लिए किया जा सकता है। कथन सेकंड, रूबरिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों के समकक्षी यानी पेयर पेयर फीडबैक हेतु किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न संख्या 89, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सूचना एकत्रित करने और उसकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कथन 2, आकलन के परिणामों को आवश्यक रूप से स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सूचित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 90, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टों अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु ये प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। कारण आर, एक्स पोस्ट फैक्टों अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पृष्ठ संख्या 181। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि किसी भी बदलाव के साथ होता है, गुण दोष को ध्यान में रखे बिना समावेशन के सफल कार्यान्वयन में कई अवरोध हैं। इन अवरोधों में संगठनात्मक अवरोध, अभिवृत्तिगत अवरोध एवं ज्ञान संबंधी अवरोध शामिल हैं। विद्यालय एवं कक्षाएं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ये सब संगठनात्मकता अवरोध के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक व्यवस्था के साथ साथ समय सारणी को कैसे तैयार किया गया है तथा शिक्षकों को किस प्रकार से कक्षाएं दी गई हैं भी आते हैं।
अभिवृत्ति अवरोध अध्यापकों, प्रशासकों और विद्यालय के अन्य कर्मियों के विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों और समावेशन के प्रति अभिमतों यानी बिलीव्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज्ञानगत अवरोधों के अंतर्गत सामान्यतया समावेशी शिक्षण रणनीतियों और विकलांग विद्यार्थियों के बारे में सीमित ज्ञान आता है। जब ऐसे अवरोधों के साथ सफल समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में कठिनाइयां आती हैं, तो विविध रणनीतियों के साथ ही प्रत्येक से उभरा जा सकता है। विद्यालय का ये दायित्व है कि ऐसे अवरोधों से ऊपर उठे ताकि निशक्त एवं विकलांग विद्यार्थी भी अपने गैर निशक्त यानी गैर विकलांग साथियों के बराबर उनके संग समुचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रश्न संख्या 91। दिए गए पैराग्राफ में समावेशन के अभिवृत्तिगत अवरोधों से अभिप्राय है। विकल्प ए समावेशी शिक्षा पद्धतियों यानी पेडागॉजी के बारे में अध्यापकों के सीमित ज्ञान से। विकल्प बी विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों के माता पिता की अभिवृत्ति से। विकल्प सी गैर विकलांग या अशक्त सहपाठियों या पीयर्स की अभिवृत्ति से। विकल्प डी विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों के बारे में विद्यालय के अध्यापकों और प्रशासकों की मान्यताओं एवं धारणाओं यानी बिलीफ्स से। सही उत्तर है विकल्प डी विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों के बारे में विद्यालय के अध्यापकों और प्रशासकों की मान्यताओं एवं धारणाओं यानी बिलीफ्स से। उत्तर की व्याख्या। दिव्यांग विद्यार्थियों और समावेशन के बारे में शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य विद्यालय कर्मियों की मान्यताओं पर अभिवृत्तिगत अवरोध ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न संख्या 92। समावेशन के संगठनात्मक अवरोध किनसे संबंधित नहीं है? विकल्प ए विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों के माता पिता से। विकल्प बी अध्यापकों से। विकल्प सी कक्षाओं से। विकल्प डी समय सारणी यानी शेड्यूल से। सही उत्तर है विकल्प ए विकलांग या निशक्त विद्यार्थियों के माता पिता से। उत्तर की व्याख्या। समावेशन के लिए संगठनात्मक अवरोध विद्यालयों और कक्षाओं के आयोजन के तरीके से संबंधित है। इसमें भौतिक संगठन, समय सारणी को कैसे विकसित किया जाए और अध्यापकों को कक्षाएं कैसे आवंटित की जाएं शामिल हो सकते हैं। अतः समावेशन के लिए संगठनात्मक अवरोध दिव्यांग विद्यार्थियों के परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 93। विद्यालयों को समावेशन के अवरोधों को क्यों दूर करना चाहिए? विकल्प ए क्योंकि विकलांग विद्यार्थी समावेशी शिक्षा में बेहतर करते हैं। विकल्प बी कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए। विकल्प सी के सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग और गैर विकलांग विद्यार्थी एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। विकल्प डी समाज की मांग को पूरा करने के लिए। सही उत्तर है विकल्प सी ये सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग और गैर विकलांग विद्यार्थी एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। प्रश्न संख्या 94। समावेशन या समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किसे अवरोध के रूप में नहीं दर्शाया गया है? विकल्प ए ज्ञानगत अवरोध। विकल्प बी तकनीकी अवरोध। विकल्प सी अभिवृत्तिगत अवरोध। विकल्प डी संगठनात्मक अवरोध। सही उत्तर है विकल्प बी तकनीकी अवरोध। प्रश्न संख्या 95। दिए गए पैराग्राफ का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। विकल्प ए समावेशी शिक्षा के संबंध में कार्यान्वयन। विकल्प बी समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन। विकल्प सी समावेशन के अवरोध। विकल्प डी समावेशन के संबंध में अवरोध। सही उत्तर है विकल्प सी समावेशन के अवरोध। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50 विद्यार्थियों वाली 9वीं कक्षा में अध्यापक ने क्रमशः भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु टेस्ट लिए।
भौतिक विज्ञान में उपलब्ध प्राप्तांक हेतु कक्षा के माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 50 और 20 थे, जबकि रसायन विज्ञान में उपलब्ध प्राप्तांक हेतु कक्षा के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 5 थे। रेखा नामक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान में 30 अंक और रसायन विज्ञान में 26 अंक प्राप्त किए। रेशमा नामक अन्य विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान में 56 अंक और रसायन विज्ञान में 22.5 अंक प्राप्त किए। समीर नामक अन्य विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान में 46 अंक और रसायन विज्ञान में 19 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांकों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके संबंध में एक सारणी दी गई है जो कि इस प्रकार है। भौतिक विज्ञान कक्षा का माध्य 50, कक्षा का मानक विचलन 20, रेखा 30, रेशमा 56, समीर 46। रसायन विज्ञान कक्षा का माध्य 20, कक्षा का मानक विचलन 5, रेखा 26, रेशमा 22.5, समीर 19। प्रश्न संख्या 96। दोनों टेस्टों में सर्वोत्तम माध्य प्राप्तांक किसके थे? विकल्प ए रेखा, विकल्प बी रेशमा, विकल्प सी समीर, विकल्प डी रेशमा और समीर दोनों। सही उत्तर है विकल्प बी रेशमा। प्रश्न संख्या 97। किसी भी एक टेस्ट में सर्वाधिक प्राप्तांक किसके थे? विकल्प ए रेखा, विकल्प बी रेशमा, विकल्प सी समीर, विकल्प डी रेशमा और समीर दोनों। सही उत्तर है विकल्प ए रेखा। प्रश्न संख्या 98। किसी भी एक टेस्ट में सबसे कम प्राप्तांक किसके थे? विकल्प ए रेखा, विकल्प बी रेशमा, विकल्प सी समीर, विकल्प डी रेशमा और समीर दोनों। सही उत्तर है विकल्प ए रेखा। प्रश्न संख्या 99। दोनों टेस्टों में सबसे अधिक स्थिर यानी कंसिस्टेंट प्राप्तांक किसके थे? विकल्प ए रेखा, विकल्प बी रेशमा, विकल्प सी समीर, विकल्प डी रेशमा और समीर दोनों। सही उत्तर है विकल्प सी समीर। प्रश्न संख्या 100। दोनों टेस्टों में सबसे कम स्थिर प्राप्तांक किसके थे? विकल्प ए रेखा, विकल्प बी रेशमा, विकल्प सी समीर, विकल्प डी रेशमा और समीर दोनों। सही उत्तर है विकल्प ए रेखा। पृष्ठ संख्या 182। पृष्ठ संख्या 182 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 183। पृष्ठ संख्या 183 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 184। पृष्ठ संख्या 184 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 185। पृष्ठ संख्या 185 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 186। पृष्ठ संख्या 186 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 187।